एल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेस ने 1952 में बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर कुछ प्रयोग किए। उनके ये प्रयोग आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुए, क्योंकि इससे पहले तक ये बहस थी, जीव वैज्ञानिकों में ये बहस थी कि प्रोटीन और डीएनए में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। परंतु हर्शे तथा चेस के प्रयोग ने स्पष्ट कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आइए अब हम हर्शे तथा चेस के प्रयोग को विस्तृत रूप से देखते हैं। एल्फ्रेड हर्शे तथा मार्था चेस ने अपने प्रयोग जीवाणुभोजी विषाणु या जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस पर किए। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया या जीवाणु के ऊपर संक्रमित होता है, संक्रमित करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज के दो ग्रुप किए। पहले ग्रुप को उन्होंने विकिरण सक्रिय या रेडियो एक्टिव सल्फर आइसोटोप है S35 वाले माध्यम में ग्रो किया। उसको एक ग्रुप को उन्होंने इस माध्यम में सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में विकसित किया। दूसरे ग्रुप को उन्होंने जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस जिसका आइसोटोप है P32 वाले माध्यम में ग्रो किया, उसको वहाँ विकसित किया। अब पहले केस में जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में इसको ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव जो उनका जो सल्फर है उसने जो प्रोटीन कैप्सूल है उसको तो रेडियो एक्टिव कर दिया, परंतु डीएनए यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जो प्रोटीन संपुट है, जो प्रोटीन कैप्सूल है, उसमें सल्फर पाया जाता है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव हो गया, परंतु डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता, इसलिए डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने देखिए जो प्रोटीन कैप्सूल है वो रेडियो एक्टिव हो गया, तो उसे मैंने लाल रंग से दर्शा दिया है। अब दूसरे केस में देखिए जहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था, वहाँ देखिए वहाँ उन्होंने देखा कि जो उसका डीएनए है वो तो उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया, परंतु प्रोटीन कैप्सूल में रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं पाया गया। इसका कारण है कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव हो गया, परंतु प्रोटीन कैप्सूल में फास्फोरस नहीं पाया जाता, इसलिए वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर भी देखिए मैंने जो रेडियो एक्टिव डीएनए है उसे लाल रंग से दर्शा दिया, अर्थात मैंने दोनों बैक्टीरियोफेज में जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उसको हमने लाल रंग से दर्शा दिया है। अब उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप दिखाया है रेडियो एक्टिव जिसमें प्रोटीन कैप्सूल है, और दूसरे ग्रुप में जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो दो ग्रुप अलग अलग दिखाए हैं। अब उनके जो प्रयोग है उसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं, 3 स्टेप्स में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन जो पहला स्टेप है वो है संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन। उन्होंने क्या किया, हर्शे चेस ने बैक्टीरियल सेल्स ली। यहाँ पर उन्होंने ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है वो कोशिकाएं ली हैं, और इसके ऊपर उन्होंने जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको संक्रमण कराया, उसका संक्रमण कराया अर्थात उसका इन्फेक्शन कराया। देखिए यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो हैं जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया की कोशिकाएं उससे चिपक गए हैं, और उनका पदार्थ, उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। अब दूसरा स्टेप जो है इसका वो कहलाता है आपका अनावरण या ब्लेंडिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटीन का जो खोल है उसका वो बाहर चिपका रहता है। अगर ये चिपका रहा है ऐसे तो हमको रिजल्ट अपेक्षित प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको जो है ब्लेंडिंग मतलब हिलाया जाता है, इसको सम्मिश्रक को हिलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन खोल चिपका था ये अलग हो जाता है, ये बैक्टीरिया की कोशिका से अलग हो गया। देखिए यहाँ चित्र में ये बैक्टीरिया की कोशिका से अलग हो गया। तो ये स्टेप कहलाता है अनावरण या ब्लेंडिंग। अब इसका तीसरा स्टेप आता है, उसे कहते हैं हम अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब है कि हमने जो ये कोशिका है, ये जो बैक्टीरिया कोशिका है और जो ये वायरल कण है, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, अपकेंद्रण किया जाता है, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो ये दोनों पृथक हो जाते हैं, मतलब हमको बैक्टीरिया कोशिका अलग मिल जाती है और जो वायरल पार्टिकल्स हैं वो अलग मिल जाते हैं। तो ये उनका पूरा प्रयोग था। ये 3 चरण है प्रयोग के, संक्रमण, इन्फेक्शन, दूसरा चरण है अनावरण या ब्लेंडिंग, और तीसरा चरण है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन।
अब उन्होंने यहाँ पर इसका विश्लेषण किया, जो हमको ये बैक्टीरिया कोशिका और जो वायरल पार्टिकल मिल गए थे उसका उन्होंने विश्लेषण किया। तो उन्होंने पाया, देखिए पहले केस में जहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में जो है बैक्टीरियोफेज विकसित किए थे, जिनका प्रोटीन कैप्सूल जो है वो रेडियो एक्टिव था, तो उन्होंने पाया कि ये वायरल जो बैक्टीरियल कोशिकाएं हैं उनमें कोई भी विकिरण नहीं मिला, उनमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। और दूसरी ओर जो कैप्सूल थे, जो इसके वायरस के कैप्सूल थे, उसमें जो है रेडियो एक्टिविटी पाई गई, उसमें आपका रेडियो एक्टिव सल्फर पाया गया। दूसरे केस में देखिए, जहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो किया था, या जिस बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो उन्होंने वहाँ देखा कि कोशिकाओं में भी रेडियो एक्टिविटी मिली है। जो बैक्टीरियल कोशिका थी वो भी, उसमें भी विकिरण पाया गया। दूसरी ओर जो बाहर कवर छूट गया था, जो रेडियो एक्टिव नहीं था, उसमें भी विकिरण रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। तो इससे यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ ही बैक्टीरियल सेल के अंदर गया, और वो पदार्थ डीएनए था, क्योंकि डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी, और वही जो कोशिका थी, जो बैक्टीरियल कोशिका थी, उसने उसी डीएनए के कारण वो भी रेडियो एक्टिव हो गई। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। धन्यवाद।